ये क्या? लड़की ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। घबराए नहीं, डॉक्टर साहब हमें चेक कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। नीली रोशनी को देखकर माइकल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए थे। वो इस नीली रोशनी के बारे में जानता था। ये ब्लूशम एगर लाइट थी। इस रोशनी से इंसानी जिस्मों पर मौजूद मेकअप को एक लम्हे में साफ किया जा सकता था। इसके अलावा अगर उनके पास कोई धमाका किस मौत या असला होता तो ब्लूशम एगर लाइट थ्रू करने वाली मशीन पर बैठे डॉक्टर इरशाद को इसके बारे में फौरन इल्म हो जाता। माइकल ने इस लाइट को देखकर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। वो मुतमईन अंदाज में बैठा था। चंद लम्हे नीली रोशनी कार में झिलमिलाती रही, फिर यकलक बंद हो गई। उसी लम्हे एक गार्ड तेज तेज चलता हुआ कार के करीब आ गया। आप बाहर आ सकते हैं, गार्ड ने कहा तो माइकल ने अजबात में सर हिलाकर कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। लड़की भी कार से बाहर निकल आई। अलबत्ता सिक्योरिटी ऑफिसर कार में बैठा रहा। आप दोनों डॉक्टर इरशाद से मिल ले, मैं आपका यही इंतजार करूंगा, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा तो माइकल ने अजबात में सर हिला दिया। मेरे साथ आए, आने वाले गार्ड ने कहा तो वो दोनों उसके साथ चल पड़े। गार्ड उन्हें रिहायशी इमारत की तरफ ले गया। एक दरवाजे के पास जाकर उसने दीवार की साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुल गया। सामने एक छोटी सी राहदारी थी जिसके दाएं बाएं और सामने मजीद 3 दरवाजे नजर आ रहे थे। वहाँ भी दरवाजे के पास एक एक मुसल्ला गार्ड मौजूद था। दाएं कमरे में चले जाए, डॉक्टर इरशाद वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, गार्ड ने कहा तो वो दोनों सर हिलाकर अंदर चले गए। वो दोनों दाएं जानिब मौजूद दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे के पास मौजूद गार्ड ने साइड दीवार में लगे हुए कंट्रोल पैनल के चंद नंबर प्रेस करते हुए सब्ज रंग का एक बटन प्रेस कर दिया। सब्ज बटन प्रेस होते ही दरवाजा खुल गया। सामने एक खूबसूरत आरास्ता कमरा था। वो दोनों कमरे में आ गए। कमरा खाली था। वो दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए उनके उकम में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तशरीफ रखे मिस्टर माइकल, मादाम सैली। कमरे में एक तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर देखा मगर कमरे में उनके सिवा कोई मौजूद नहीं था। ये आवाज उन्हें कमरे की दीवारों पर लगे स्पीकरों से आती हुई महसूस हुई थी। शुक्रिया, माइकल ने कहा और सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। लड़की भी उसके करीब बैठ गई। सिक्योरिटी के इंतजाम देखकर उनकी आंखों में डॉक्टर इरशाद के लिए बेपनाह मरूबियत के तासुरात दिखाई दे रहे थे। आप दोनों क्या पीना पसंद करेंगे? वही आवाज फिर सुनाई दी। क्या आप डॉक्टर इरशाद हैं? लड़की ने पूछा। जी हाँ, मैं ही डॉक्टर इरशाद हूँ, आवाज दोबारा सुनाई दी। डॉक्टर इरशाद, क्या आप हमसे इसी तरह बातें करेंगे, हमारे सामने नहीं आएंगे? माइकल ने नाखुशगवार लहजे में कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, मैं पाकिशा के जिन मफादात के लिए काम कर रहा हूँ उन मफादात को मद्देनजर रखते हुए मेरा किसी के सामने आना मुनासिब नहीं है। आप प्लीज माइंड न करें। मैं उसूल पसंद इंसान हूँ और अपने उसूलों पर कारबंद रहता हूँ। आपको जो कहना है कह सकते हैं। मैं आपको देख भी रहा और आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद ने कहा। ये क्या बात हुई, हम आपसे इतनी दूर से मिलने आए हैं और आप? लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी मादाम, मैंने कहा ना कि मैं अपने उसूलों से मुनहरफ नहीं हो सकता। डॉक्टर इरशाद ने कहा। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, जैसा आप मुनासिब समझे। माइकल ने फौरन कहा। गुड, अब बताएं, एलेक फोस आपको कहाँ से मिला था और उसने आपको मेरे लिए जो रेड 01 दिया है वो कहाँ है? डॉक्टर इरशाद ने कहा। सॉरी सर, इसके लिए मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहूंगा। क्या मैं मादाम सैली को कुछ देर के लिए बाहर भेज दूं? माइकल ने कहा तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। क्यों, क्या ये आपके साथ नहीं है? डॉक्टर इरशाद ने कहा। ये मेरे साथी है, मुझे इन पर भरोसा है, लेकिन प्लीज सर, मैं आपको सब कुछ अलहदगी में बताना चाहता हूँ। आप सामने होते तो भी मैं आपसे यही बात करता। माइकल ने कहा। ओके, कुछ देर इंतजार करें, मैंने बाहर भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, डॉक्टर इरशाद ने कहा और फिर उनकी आवाज आना बंद हो गई। अगर मेरे सामने तुमने बात नहीं करनी थी तो तुम मुझे साथ ला ही क्यों थे? लड़की ने माइकल को घूरते हुए कहा। सॉरी हनी, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था मगर तुम मेरे साथ आने पर खुद ही बजिद हो रही थी। अब डॉक्टर इरशाद से मैंने जो बात करनी है वो तो मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता, माइकल ने कहा और साथ ही उसने आई कोर्ट में उसे इशारा कर दिया। ठीक है, तुम्हारी बातें तुम ही जानो, लड़की ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक गार्ड अंदर आ गया। आए मादाम, गार्ड ने लड़की से मुअद्दबाना अंदाज में कहा तो लड़की माइकल को घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके कमरे से बाहर जाते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यस मिस्टर माइकल, अब बताएं। दरवाजा बंद होते ही दोबारा डॉक्टर इरशाद की आवाज सुनाई दी। जरूर, माइकल ने कहा और उसने कलाई से अपनी रिस्ट वॉच निकाली और उसका विंड बटन 3 बार प्रेस करते हुए उसे मेज पर रख दिया। रेड 01 इस रिस्ट वॉच में है जनाब, मैं चाहता हूँ आप एक नजर इसे देख ले, फिर मैं बात करूंगा, माइकल ने कहा। उसी लम्हे छत से बारीक रोशनी की धार से निकलकर रिस्ट वॉच पर पड़ने लगी, फिर रोशनी बंद हो गई। ठीक है, आप रिस्ट वॉच मेज पर रखी हुई एस्ट्रे में रख दे, डॉक्टर इरशाद ने कहा तो माइकल ने अजबात में सर हिलाकर रिस्ट वॉच उठाकर मेज पर रखी हुई एस्ट्रे में रख दी। एस्ट्रे जहाँ पड़ी थी मेज का वो हिस्सा अलग होकर जैसे नीचे बैठ गया और वहाँ एक छोटा सा खाना बन गया।
एशट्रे उस खाने में उतरी और आगे की तरफ सरक गई। एशट्रे के सरकते ही मेज की सतह दोबारा बराबर हो गई। मेज खासी बड़ी थी और चारों तरफ से कवर्ड थी। ये नहीं देखा जा सकता था कि एशट्रे मेज के किस हिस्से में गई है। चंद मिनट तवक्कुफ करे मिस्टर माइकल। डॉक्टर इरशाद की आवाज सुनाई दी तो माइकल ने अस्बात में सर हिला दिया। उसके होठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट थी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक स्पीकरों में से हल्के से धमाके और डॉक्टर इरशाद की हल्की सी चीख सुनाई दी। फिर ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई कुर्सी से लुढ़क कर गिर पड़ा हो। माइकल ने जैसे ये आवाजें सुनी वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने आंखों पर लगे हुए चश्मे के फ्रेम को दाएं तरफ से प्रेस किया तो चश्मे के शीशे ब्लू होकर रोशन हो गए। माइकल ने फ्रेम के दूसरे कोने को उंगलियों से प्रेस किया तो शीशों की नीली रोशनी मध्यम होने लगी। अब माइकल को जैसे मेज का अंदरूनी हिस्सा वाज़ेह दिखाई देने लगा। ये इलेक्ट्रा ब्लू ग्लासेस थे जिनको ऑन करके माइकल दीवारों के आर पार भी आसानी से देख सकता था। माइकल ने देखा मेज में एक तवील सुराख था जो मेज के नीचे से निकलकर जमीन में जा रहा था। तो डॉक्टर इरशाद इस कमरे के नीचे तहखाने में है, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने फ्रेम के कोने को मुसलसल प्रेस करते हुए कमरे के फर्श को देखना शुरू कर दिया। फर्श पर कालीन और कालीन के नीचे कंक्रीट का फर्श था। माइकल जैसे जैसे फ्रेम प्रेस कर रहा था उसकी आंखों के सामने कालीन और फिर फर्श धुंधले होते चले गए और फिर अचानक कालीन और कंक्रीट का फर्श उसकी निगाहों से ओझल हो गया। अब उसे नीचे एक हॉलनुमा बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे में हर तरफ अजीबोगरीब और जदीद कंप्यूटराइज्ड मशीनें नस्ब थी। उनमें से 2 मशीनें ऑन थी जबकि बाकी ऑफ थी। एक मशीन के पास एक बूढ़ा शख्स गिरा पड़ा था। उसके करीब ही माइकल की रिस्ट वॉच पड़ी थी जिसका डायल टूटा हुआ था। बूढ़ा बेहोश मालूम हो रहा था। तो ये है डॉक्टर इरशाद, माइकल के मुंह से निकला। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने कोट की जेब से एक छोटा सा पेन निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। पेन पर निब की जगह छोटा सा सुराख था। माइकल ने आगे बढ़कर कमरे के कोने से कालीन हटाया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कलम के पिछले हिस्से को अंगूठी की मदद से 2 बार प्रेस किया तो पेन के सुराख से सुर्ख रंग की रोशनी की बारीक धार निकलने लगी। रोशनी की ये धार बाल जैसी बारीक थी। माइकल ने रोशनी की धार को फर्श पर डाला तो अचानक जमीन से हल्का सा धुआं निकला और वहाँ एक छोटा सा सुराख बनता चला गया। माइकल का हाथ हरकत में आया और उसने फर्श पर उस सुर्ख धार से एक सियाह दायरा सा बनाना शुरू कर दिया। रोशनी की धार कंक्रीट के फर्श से निकलकर नीचे जाती हुई से साफ दिखाई दे रही थी। काफी बड़ा दायरा बनाकर माइकल ने स्टार्टिंग पॉइंट पर जब उस दायरे को मिलाया तो अचानक फर्श का वो गोल टुकड़ा फर्श से अलग होकर एक जोरदार धमाके से नीचे जा गिरा। फर्श का गोल टुकड़ा नीचे जहाँ गिरा था वहाँ कोई चीज मौजूद नहीं थी। माइकल ने जानबूझकर फर्श के उस हिस्से को लेजर कटर से काटा था ताकि नीचे तहखाने में किसी मशीन या किसी दूसरी चीजों को कोई नुकसान न पहुंचे। उसने कटे हुए दायरे से झांक कर नीचे देखा, फिर इत्मीनान भरे अंदाज में वो उठकर खड़ा हो गया। उसने उछलकर उस सुराख में छलांग लगा दी। नीचे जाते ही उसने माहिर जिम्नास्टिक की तरह 2 कलाबाजियां खाई और पैरों के बल एन फर्श पर जा खड़ा हुआ। फर्श पर आते ही वो तेजी से उस बूढ़े की तरफ बढ़ा जो डॉक्टर इरशाद थे। उसने डॉक्टर इरशाद के करीब जाकर सबसे पहले अपनी रिस्ट वॉच उठाकर अपनी कलाई में पहनी और उसके विंड बटन को 3 बार प्रेस कर दिया। रिस्ट वॉच का शीशा टूटा हुआ था, अलबत्ता उसका डायल सलामत था। माइकल ने बटन प्रेस किया तो डायल पर 12 का हिस्सा यकलक सुर्ख होकर चमकने लगा। थ्रेसिया, मैं डॉक्टर इरशाद तक पहुंच गया हूँ। बाहर मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दो फौरन। माइकल ने रिस्ट वॉच मुंह के करीब करते हुए कहा, जो दरअसल संगीत था जिस मशीन के पास डॉक्टर इरशाद बेहोश पड़े थे। उस मशीन पर लगी हुई एक स्क्रीन पर वो कमरा नजर आ रहा था जहाँ पहले संगी और थ्रेसिया मौजूद थे। उनके साथ दूसरी मशीन पर भी एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन थी जिसमें संगी के साथ आने वाली लड़की थ्रेसिया दिखाई दे रही थी, जो कमरे के दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए इत्मीनान से खड़ी थी। राहदारी का दरवाजा बंद था। वहाँ बदस्तूर दरवाजों के पास 3 मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिनकी नजरें थ्रेसिया पर ही मरकूज थी। थ्रेसिया ने जैसे ही संगी की बात सुनी तो उसने खफीफ से अंदाज में सर हिलाया और यूं मुंह चलाने लगी जैसे च्युइंगम चबा रही हो। दूसरे लम्हे उसके होंठ सुकड़े और उसके मुंह से एक चमकती हुई सुई निकलकर एक गार्ड की तरफ बढ़ने लगी। दूसरे लम्हे सुई उस गार्ड की गर्दन में जा घुसी। गार्ड को हल्का सा झटका लगा और वो जैसे अपनी जगह साकित हो गया। थ्रेसिया ने बारी बारी दूसरे 2 गार्ड्स की तरफ उसी तरह फूंक मारी तो उसके मुंह से 2 मजीद सुइयां निकली और उन दोनों गार्ड्स की ऐन गर्दनों में जा लगी। वो दोनों भी जैसे अपनी जगह साकित हो गए। अब तीनों गार्ड्स अपनी जगहों पर यूं खड़े थे जैसे पत्थर के बुत हों। उनकी आंखें तक नहीं झपक रही थी। सुइयां इतनी बारीक थी कि गार्ड्स उन्हें देख ही ना सके थे और थ्रेसिया ने भी बर्क रफ्तारी से काम लेते हुए मुंह में मौजूद ब्लू पाइप से उन पर सुइयां थ्रो कर दी थी कि उन्हें सोचने समझने का मौका ही न मिला था। और ये सब कुछ संगी देख रहा था। गुड, अब ये सारी जिंदगी यूं ही खड़े रहेंगे। अब तुम बाहर जाओ और बाहर मौजूद अफराद पर इलेक्ट्रोसाइटम बम फेंक दो। उन सब के लिए एक ही बम काफी रहेगा। संगी ने रिस्ट वॉच में कहा, तुम कहाँ हो? थ्रेसिया ने अपनी रिस्ट वॉच मुंह के करीब करते हुए कहा। उसने मुंह से एक छोटा सा ब्लू पाइप निकालकर अपनी जेब में डाल लिया। तहखाने में
डॉक्टर इरशाद उसी कमरे के नीचे तहखाने में मौजूद है जहां हम मौजूद थे। संगी ने कहा, ओके, मैं बाहर मौजूद अफराद का खात्मा करके आती हूँ। थ्रेसिया ने कहा और राहदारी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने बालों में लगा हुआ हेयर क्लिप उतारकर हाथ में पकड़ लिया। दरवाजे के पास जाकर उसने दीवार की साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, थ्रेसिया ने हाथ में पकड़े हुए क्लिप को यकलक बाहर उछाल दिया। क्लिप उछालते ही वो बिजली की सी तेजी से राहदारी की दीवार से आ लगी और उसने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। अचानक जिस तरह फ्लैश चमकता है, तेज रोशनी से चमकी और बाहर यकलक गहरी खामोशी छा गई। गुड, बाहर जाकर चेक करो, जो जिंदा हो उसे जाकर हलाक कर दो, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने आंखों से हाथ हटाते हुए सर हिलाया और बाहर निकल गई। थ्रेसिया के बाहर जाते ही संगी डॉक्टर इरशाद की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने झुककर डॉक्टर इरशाद को उठाया और एक कुर्सी पर बिठा दिया। डॉक्टर इरशाद मुकम्मल तौर पर बेहोश थे। डॉक्टर इरशाद को कुर्सी पर बिठाकर संगी उस मशीन को चेक करने लगा जिसमें थ्रेसिया नजर आ रही थी। उसने मशीन के चंद बटन प्रेस किए और डायल घुमाया तो अचानक स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब स्क्रीन पर इमारत का बैरूनी मंजर नजर आ रहा था। लॉन में हर तरफ मुसल्ला अफराद इधर उधर उल्टे पड़े थे। थ्रेसिया उन सबको चेक कर रही थी, मगर शायद उनमें से किसी में भी जान बाकी नहीं थी। यहाँ तक कि पिंजरों में मौजूद कुत्ते भी मुर्दा पड़े थे। शायद फ्लैश बम ने उन सबको एक लम्हे में हलाक कर दिया था। ये सब हलाक हो चुके हैं संगी। थ्रेसिया ने रिस्ट वॉच पर संगी से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, तुम बाहर मौजूद गार्ड को अंदर बुलाओ और उसे भी हलाक कर दो। संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने सर हिला दिया। वो गेट की तरफ बढ़ी और फिर गेट का जैली दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। संगी मशीन को मजीद चेक करने में मसरूफ हो गया। शायद वो उस तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। थोड़ी सी तगवदू के बाद उसने तहखाने का एक खुफिया रास्ता खोल लिया, जिससे अचानक सीढ़ियां से निकलकर फर्श से आ लगी थी और ऊपर एक बड़ा सा खला बन गया था। ये रास्ता भी ऊपर वाले कमरे की तरफ जाता था। संगी ने सर हिलाते हुए अंदरूनी जेब से चंद छोटे छोटे सिक्के निकाले और अंगूठे से उनके दरमियानी हिस्सों को प्रेस करते हुए तहखाने में इधर उधर फेंक दिया। फिर वो उठा और उसने डॉक्टर इरशाद को उठाकर कांधों पर डाला और उन्हें लिए हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर आया और बैरूनी दरवाजे के पास आ गया, जिसे वो नीचे कंट्रोलिंग मशीन से पहले ही खोल चुका था। कमरे से निकलकर वो बाहर आया और लॉन में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे थ्रेसिया वहां आ गई। उसने बाहर मौजूद गार्ड को अंदर बुलाकर अचानक उनकी गर्दन दबोचकर एक झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी थी। काम हो गया? थ्रेसिया ने पूछा। हाँ, इससे पहले कि यहाँ कोई आए, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर इरशाद को लेकर यहाँ से निकलना होगा, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने अस्बात में सर हिला दिया। थ्रेसिया ने कार का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर को खींचकर बाहर निकाला और संगी ने डॉक्टर इरशाद को उगती सीट पर डालकर उसे सीट से नीचे गिरा दिया। आओ, संगी ने कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। थ्रेसिया कार में बैठने की बजाय गेट की तरफ दौड़ गई। गेट के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का एक कैबिन था। वो सीधी उस कैबिन में गई थी। चंद लम्हों बाद अचानक गेट ऑटोमेटिक अंदाज में खुलता चला गया। ये देखकर संगी ने अस्बात में सर हिलाया और कार को बैक करके गेट की तरफ ले गया। गेट से थ्रेसिया निकली तो संगी ने कार रोक ली। थ्रेसिया फौरन उसकी साइड वाली सीट पर आ बैठी। संगी ने कार बैक करते हुए गेट से बाहर निकाली और उसे मोड़कर सड़क पर आ गया। साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। चेक पोस्ट पर मौजूद गार्ड्स को उनके ऑफिसर के बारे में हम क्या कहेंगे? थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर कहा। ब्लू पाइप से उन दोनों का खात्मा कर देना, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने अस्बात में सर हिला दिया। मैंने डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में एलियम-50 फेंक दिए हैं। आधे घंटे में इस रिहाइशगाह का नामो निशान तक मिट जाएगा, थ्रेसिया ने कहा। मैं भी चंद एलियम-50 तहखाने में फेंक आया हूँ, संगी ने कहा। इसने अपनी रिहाइशगाह की हिफाजत का वाकई फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा था। अगर हम इंतजाम करके न आते तो डॉक्टर इरशाद तक पहुंचना हमारे लिए वाकई नामुमकिन ही था, थ्रेसिया ने कहा। संगी नामुमकिन को भी मुमकिन करना जानता है थ्रेसिया। मैंने पहले ही डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी, इसलिए मैं अपने साथ मखसूस सामान लाया था ताकि डॉक्टर इरशाद उस सामान को किसी भी साइंसी तरीके से चेक न कर सके। और वही हुआ। अगर हमारे पास आम असला होता तो हम फौरन डॉक्टर इरशाद की नजरों में आ जाते, संगी ने कहा। ये तो है, तुमने वाकई जहानत से प्लान बनाया था, थ्रेसिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। अब खामोश रहो, हम चेक पोस्ट के करीब आ गए हैं, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने देखा वाकई कार तेजी से चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। थ्रेसिया ने जेब से ब्लू पाइप निकाला और मुंह में रख लिया। संगी ने कार रॉड से काफी फासले पर रोक ली। रॉड के पास खड़े दोनों कार्स उसी तरफ देख रहे थे। जाओ, संगी ने कहा तो थ्रेसिया सर हिलाकर कार से निकली और तेज तेज कदम उठाती हुई गार्ड की तरफ बढ़ने लगी। मादाम, आपने कार पीछे क्यों रोक ली है? हमारे साहब कहाँ हैं? एक गार्ड ने थ्रेसिया की तरफ गौर से देखते हुए कहा। थ्रेसिया ने उसे जवाब देने की बजाय अचानक उस पर ब्लू पाइप से एक सुई थ्रो कर दी। सुई बिजली की सी तेजी से उस गार्ड के बाजू में जा घुसी। गार्ड को एक हल्का सा झटका लगा और वो अपनी जगह साकित हो गया। इससे पहले कि दूसरा गार्ड चौंकता, थ्रेसिया ने उस पर भी सुई थ्रो कर दी।
दूसरे गार्ड का हाल भी पहले गार्ड जैसा ही हुआ था। वो दोनों जैसे ही साकित हुए, थ्रेसिया तेज तेज चलती हुई कैबिन में चली गई। चंद लम्हों बाद वो कैबिन से निकली और उसने आगे आकर सड़क के दरमियान मौजूद रॉड हटा दिया। रॉड हटते ही संगी कार बढ़ाकर आगे ले आया। कोई और भी था अंदर। संगी ने थ्रेसिया को कार में बैठते देखकर पूछा। नहीं, मैं एहतियातन चेक करने गई थी, थ्रेसिया ने कहा। तो संगी ने इस्बात में सर हिला दिया। थ्रेसिया के कार में बैठते ही संगी ने कार आगे बढ़ाकर फुल स्पीड पर छोड़ दी। इमरान ने होंठ भींचते हुए अपने फ्लैट की कॉल बेल बजाई तो अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो दानिश मंजिल की जेर जमीन लेबोरेटरी में काम करने गया था कि अचानक वहाँ ब्लैक जीरो आ गया। उसने इमरान को सुलेमान की कॉल का बताया तो इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। मादाम सितारा उसके फ्लैट में उसका इंतजार कर रही थी। ये वाकई इमरान के लिए हैरत अंगेज बात थी। मादाम सितारा को उसने संगी और थ्रेसिया के साथ कैद किया था। वो उन तीनों को आला अदालतों में ले जाना चाहता था जिसमें ताखीर हो रही थी। फिर ब्लैक जैक उन्हें अराना हाउस से आजाद कराकर फरार हो गया था। इस वाकये को कई माह बीत चुके थे। इमरान को उनके फरार होने का कोई अफसोस न था क्योंकि वो उन तीनों को खुद भी ज्यादा अरसा कैद न रखना चाहता था। उसका ख्याल था कि वो तीनों फरार होकर जीरो लैंड जाएंगे तो काफी अरसे तक वापस नहीं आएंगे। मगर जिस तरह मादाम सितारा वापस आ गई थी और वो भी सीधी उसके फ्लैट में, इमरान को वाकई उसकी दीदा दिलेरी पर हैरानी हो रही थी कि फरार होने के बाद उसे कम से कम फौरी तौर पर उसके फ्लैट में नहीं आना चाहिए था। उसने अपना काम छोड़ा और फौरन दानिश मंजिल से निकल आया और अपने फ्लैट की तरफ हो लिया और वो फ्लैट के दरवाजे पर मौजूद था। दरवाजा खुला तो इमरान को सुलेमान का चेहरा दिखाई दिया। कहाँ है वो? इमरान ने सलाम दुआ के बाद फ्लैट में दाखिल होते ही सुलेमान से पूछा, कौन? किसकी बात कर रहे हैं? सुलेमान ने हैरानी से कहा, सुलेमान, मैं संजीदा हूँ, सितारा कहाँ है? इमरान ने संजीदगी से कहा तो उसने संजीदा देखकर सुलेमान भी संजीदा हो गया, जो शायद किसी शरारत के मूड में था। वो सिटिंग रूम में है, उसने कहा तो इमरान सर हिलाकर सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सिटिंग रूम के सोफे पर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बैठी थी। इमरान ने उसे पहली नजर में पहचान लिया। वो वाकई सितारा थी जिसने मेकअप कर रखा था। जहनसीब, वो आए हमारे फ्लैट में। कभी हम उनको और कभी सिटिंग रूम के सोफों को देखते हैं। इमरान ने अंदर आते ही मखसूस अंदाज में कहा तो उसकी आवाज सुनकर मादाम सितारा बेख्तियार चौंक पड़ी। इमरान में वाकई खुदादाद सलाहियत थी। अभी चंद लम्हे कबल वो इंतहाई संजीदा नजर आ रहा था और अब उसके चेहरे पर हिमाकतों के डोंगरे बरसते दिखाई दे रहे थे। तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मादाम सितारा ने उठते हुए कहा। उसकी आंखों में तेज चमक थी। आना ही था, तुम जैसी हसीना की महक तो सारे शहर में फैल गई थी। इस महक को महसूस करते ही मैं फौरन इस तरफ खींचा चला आया हूँ, इमरान ने कहा और उसके सामने बैठ गया और यकटक आंखें फाड़ फाड़ कर मादाम सितारा को देखने लगा। क्या देख रहे हो? मादाम सितारा ने बैठते हुए कहा। उसके होठों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट थी। देख रहा हूँ मादाम सितारा कि चांद जैसे मुखड़े पर मेकअप का ग्रहण कैसे लग गया है। क्या तुम्हें अपने हुस्न पर कोई शक था जो इस कदर मेकअप थोप आई हो? इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो मादाम सितारा बेख्तियार हंस पड़ी। मैं यहाँ तुमसे हंसी मजाक करने नहीं आई, मादाम सितारा ने कहा। तो मजाक हंसी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इमरान ने कहा। इमरान, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मैं तुम्हारे फ्लैट में क्या कर रही हूँ? मादाम सितारा ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हैरानी किस बात की? मैं तो कब से तुम्हारी राहों में जूते, मेरा मतलब है जुराबे, ओ सॉरी, वो क्या कहते हैं, हाँ याद आया, आंखें बिछाए बैठा था। मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक रोज जीरो लैंड को छोड़कर मेरे पास जरूर आओगी, इमरान ने कहा। फिजूल बातें मत करो, मादाम सितारा ने मुंह बनाकर कहा। ये फिजूल बातें हैं? अरे तौबा तौबा, तुम दर्द दिल क्या जानो सितारा। जब से तुम गई हो मेरी जुबान का जायका, आंखों की चमक, नाक की हसासियत और कानों की आवाज तक बंद हो गई है। न मुझे दिन को नींद आती है और न रात को सुकून। मैं हर वक्त पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, इमरान ने कहा। क्या सोचते रहते थे? मादाम सितारा ने उसे घूरते हुए कहा। यही कि मादाम सितारा मैडम सितारा कब बनेगी और किसकी बनेगी, इमरान ने कहा। तो मादाम सितारा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मादाम सितारा ने कहा। इस मेकअप में तो कम से कम मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इमरान ने कहा। तो मादाम सितारा बेख्तियार हंस दी। इन बातों को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो, मादाम सितारा ने कहा। अच्छा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। तो मादाम सितारा चौंक पड़ी। क्या लेकर आता हूँ? क्या लेने जा रहे हो? मादाम सितारा ने कहा। अरे अभी अभी तुमने खुद तो कहा है कि मैं तुम्हारी बात गौर से सुनो, अंदर से आला समात ले आओ ताकि तुम्हारी बात गौर से सुन सकूं, इमरान ने कहा। तो मादाम सितारा ने होंठ भींच लिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मादाम सितारा ने उसे घूरते हुए कहा। मजाक? अरे तौबा तौबा, अपने कानों को हाथ लगाओ। मैंने आज तक अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ाई, तुम्हारा मजाक भला कैसे उड़ा सकता हूँ, इमरान ने फौरन कहा। तो मादाम सितारा ने होंठ भींच लिए। बैठो, मेरे पास तुम्हारे साथ फिजूल बातें करने का वक्त नहीं है, मादाम सितारा ने इस बार घुर्राहट भरे लहजे में कहा। तो किसी से जाकर उधार ले आओ, इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वालों में से था।